हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर के फॉर्मूले। यस दोस्तों, फॉर्मूले हम रिवाइज करेंगे आज के वीडियो में सो दैट हम लोग जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे हम बात करें एमएससीईटी की, चाहे हम बात करें बिटसेट की, चाहे हम बात करें और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन एंड सेकंड पार्ट है हमारा रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, सीएम। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, यूसीएम एंड सेकंड वन इज नॉन यूसीएम। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं सर्कुलर मोशन क्या पीरियोडिक मोशन है? जी हाँ, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है। ये मोशन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट होता है। इन द सेम टाइम सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन भी है। क्लियर है? क्योंकि जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वो हर इंस्टेंट पे अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, और जब डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली आएगा। फिर हम बात करते हैं किसकी? यूसीएम की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इन शॉर्ट अगर हम बोले स्पीड, स्पीड जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट रहती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ओमेगा भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट है तो यहाँ रहेगा अल्फा हमारा जीरो, और यहाँ एक ही एक्सेलरेशन आता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसपे हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉन यूसीएम की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज होता है और डायरेक्शन में भी चेंज होता है। डायरेक्शन में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर ओमेगा में भी चेंज होगा, ओमेगा में चेंज होगा तो यहाँ अल्फा में भी आने वाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। क्लियर? तो सिंपल यूसीएम में अल्फा जीरो होता है, नॉन यूसीएम में अल्फा नॉन जीरो रहता है। यहाँ दो एक्सेलरेशन रहेंगे, आपको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा और दूसरा यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर? जब हमारी बॉडी यूसीएम में हो तो कुछ फॉर्मूले हम यहाँ से याद रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। माय डियर, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बाय आर। जैसे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ये रही उसकी स्पीड v। क्लियर है? टेंजेंशियल स्पीड दिया हुआ है, टेंजेंशियल स्पीड अपॉन रेडियस करेंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा। दूसरा ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाय डी टी। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एंड देन अगर हम चाहें, एक और फॉर्मूला है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किसमें मेजर करेंगे माय डियर? हर्ट्ज में मेजर करेंगे। क्लियर? अगर आपके पास में फ्रीक्वेंसी की जगह पे आरपीएम दिया हुआ हो, क्या दिया हो? आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो वहां ओमेगा होगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई कैपिटल एन अपॉन 60। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई कैपिटल एन अपॉन 60, वेयर एन किस में रखना है? आरपीएम में। और एक और फॉर्मूला है 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। वन सर्कल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ से हम एक रिलेशन और बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर? देन उसके बाद में फॉर्मूला आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो सिंपल सी बात है, जब हम यूसीएम में बात कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा इनटू टी। अदरवाइज अगर यहाँ अल्फा नॉन जीरो रहेगा तो हम इक्वेशन लगाएंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल ओमेगा, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इस तरह से हम फॉर्मूले से यूज करेंगे। यहाँ यूसीएम है, अल्फा जीरो है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। और ओमेगा को हम जब अब चाहे 2 पाई बाय कैपिटल टी लिखे या ओमेगा को 2 पाई एन लिखे, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी, दोनों ही फॉर्मूले चल जाएंगे। क्लियर? देन उसके बाद में आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। माय डियर, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाय डी टी। इसको हम चाहे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी बोल सकते हैं। ओमेगा 2 को 2 पाई एन सब्स्टिट्यूट किया है। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। एक और चीज हम नॉलेज देना चाहूंगा, अल्फा और ओमेगा दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ओमेगा इंक्रीजिंग होता है, अल्फा एंड ओमेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ओमेगा डिक्रीजिंग होता है। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला सिमिलर, v इक्वल टू आर ओमेगा। दोस्तों यहाँ पर जब मैंने आपको यूसीएम नॉन यूसीएम के बारे में बता रहा था तो एक एक्सेलरेशन मैंने बोला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से आता है। तो क्लियर है?
कोई भी सर्कुलर मोशन होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे होगी, तो इसका मतलब हर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा, और वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर लगता है। और इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर। v यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, v स्क्वायर बाय आर, और v को हम चाहे तो आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, किसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। भूलना नहीं है, हमेशा टूवर्ड दी सेंटर लगता है, हर सर्कुलर मोशन में आता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको नॉन यूसीएम में मिलेगा, और ये होता है टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ये देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मैंने लगा दिया है। क्लियर? और इसका फॉर्मूला होता है AT इक्वल टू आर अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज, और ऑब्वियसली जब आप वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? आर अल्फा, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। देन उसके बाद दोस्तों दो फोर्स हम यहाँ पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है दोस्तों, इसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। क्लियर? कौन सा लेते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर मान के चलेंगे, और इसका सिंपल फॉर्मूला है दैट इज नेट फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दोस्तों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ हमने रख दिया है। अगर आप ओमेगा स्क्वायर बाय आर लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे, तो फॉर्मूला होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का mr ओमेगा स्क्वायर। क्लैरिटी है? आप ओमेगा को अलग अलग फॉर्म में रख के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। क्लियर? देन उसके बाद में आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा कि मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ शूडो फोर्स। और दोस्तों ये शूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है? अवे टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमें लेना पड़ेगा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब भी हम रोटेटिंग फ्रेम लेते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम लेते हैं, तो ये हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन लगता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, मैग्नीट्यूड इसका भी सेम रहेगा। याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इट इज अ शूडो फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इट इज रियल फोर्स। क्लियर? देन इसके बाद आता है, हम आते हैं एक एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम्स के अंदर, और जिसमें है हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ बैंक्ड रोड। दोस्तों उसके लिए हमें सबसे पहले बैंक्ड रोड समझना पड़ेगा। ये रहा हमारा एंगल थीटा, और थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर मैं इस रोड को थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर दूं, ये देखिए आप सरफेस को ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस एंगल को हमने हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा इस तरह से एंगल पे टिल्ट कर दिया है, ये इस तरह से अभी हमारा रोड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे बैंक्ड रोड। इसको क्या बोलेंगे हम अभी? बैंक्ड रोड। और ये थीटा जो है वो क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। इस पे क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होगा v स्क्वायर बाय आर जी, when r is the radius of curvature, v is the velocity of vehicle, theta is the angle of banking। याद रखना है एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे। अब दोस्तों नेक्स्ट जब हम सेगमेंट पे आए हैं, तो इस केस में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अनबैंक्ड रोड के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हैं अनबैंक्ड रोड के बारे में। अब ये अनबैंक्ड रोड क्या है? अनबैंक्ड रोड के बाद, अनबैंक्ड रोड जो हमारा नॉर्मल रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैंक्ड रोड बोलते हैं। क्लियर? उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? अब इसके अंदर हमारे को याद रखना है, जैसे ये देखिए कर्व रोड दिख रहा है, अनबैंक्ड कर्व रोड है, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कोई व्हीकल है, और आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा व्हीकल। देखिए कभी भी कोई कर्व रोड है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल क्या हो कि वो सेफली विदाउट स्किड हुए वो आराम से उस कर्व रोड को क्रॉस कर जाए, तो वो मैक्स स्पीड का फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर डी। सीधा याद रखना है, मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्किडिंग ऑन द कर्व्ड अनबैंक्ड रोड, that is under root of mu rg, where mu is the coefficient of friction, r is the radius of curvature। clear? देन यहाँ पे अगेन आप साइकिल पे हैं, मान लीजिए बाइक, साइकिल पे हैं, बाइक पे हैं, तो आप जब भी हॉरिजॉन्टल कर्व रोड को क्रॉस करते हो तो अपनी बाइक को लीन करते हो। तो आप कितने एंगल पे अपनी बाइक को लीन करो कि आपकी बाइक जो है
विदाउट स्किड हुए उस कर्व रोड को क्रॉस कर जाए तो वो एंगल भी कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय। क्लियर हो गया यहाँ पे। देन ये तो हुआ अनबैंक्ड रोड के बारे में। नेक्स्ट इज द बैंक्ड रोड। जैसा कि मैंने आपको बताया ये रहा हमारा बैंक्ड रोड और यहाँ पे कोई ये व्हीकल है हमारा। क्लियर। इस व्हीकल की मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी, तो वो सेफ स्पीड जब भी हम निकालते हैं तो हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो वो सेफेस्ट स्पीड जब वो विदाउट फ्रिक्शन भी उस कर्व रोड को अगर क्रॉस करता है व्हीकल तो बिना स्किड हुए आराम से क्रॉस कर जाएगा, तो वो सेफ स्पीड है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्या है वो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, थीटा इज द एंगल ऑफ पिंकिंग। दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड फॉर एनी व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। बट अगर आप चाहते हो कि सेफ स्पीड से थोड़ा हाई, थोड़ा ज्यादा स्पीड में चलाए, वो मैक्स स्पीड कितना हो कि जब हम आराम से उसको क्रॉस कर जाए, लेकिन अब यहाँ फ्रिक्शन की प्रेजेंस आएगी। तो जब आप हाईएस्ट स्पीड में चला रहे होंगे, फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो आपके व्हीकल की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ स्किड होने की, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ नीचे की तरफ। क्लियर है। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है नीचे की तरफ। वो मैक्सिमम स्पीड माय डियर आपको मिलेगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो वही मिनिमम निकालना होगा, तो आपको ये प्लस को क्या कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है, नीचे वाले नेगेटिव को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। दैट्स इट। इस केस में क्या होगा, आप मिनिमम स्पीड से जा रहे हो, आपकी व्हीकल की टेंडेंसी नीचे की तरफ स्किड होने की होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, इसीलिए वो प्लस माइनस का चेंजेस आया है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, अगर याद रहेगा तो सीधा हम न्यूमेरिकल उड़ा सकते हैं। देन उसके बाद में जैसे अभी देखा कि हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन की बात हुई थी, तो ये इंक्लाइन प्लेन की हाइट का फॉर्मूला बिल्कुल ये एच है, अगर ये एल है तो आप बिंदास लिख सकते हो एच इक्वल टू एल साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फ्रॉम कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम भी एक बहुत बढ़िया हमारे यूसीएम का एग्जांपल आ जाता है। कोनिकल पेंडुलम में देखिए क्या हो रहा है, ये रहा एक बॉब स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बनाया हुआ है। ये देखो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। किसमें कर रहा है रोटेट, हॉरिजॉन्टल सर्कल में कर रहा है। वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है, इस तरह से हुआ है। क्लियर। तो कोनिकल पेंडुलम जो है ये एचसीएम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है, पर यहाँ स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रहा है। और ये बॉब जो है वो किसमें है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में है। और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। क्या फॉर्मूला, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, वेयर थीटा इज दिस एंगल। क्लियर। एंड अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो अब हम सब लोगों को पता है कि टी इक्वल टू होता है टू पाई बाय ओमेगा, तो हम आराम से यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों सिंपल पेंडुलम बोला जाए, सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और उसका इक्वेशन टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। क्या फॉर्मूला है, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पार्ट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दिस इज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो ये हो गया उसका सेंटर, और ये रहा हमारा कौन सा पॉइंट, उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट। इस बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ वीसीएम में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5 rg। अगर आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बात करेंगे तो वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 3 rg। अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ rg। So these three are the minimum velocity required to complete a circle. Lowest point पे minimum velocity कितनी होगी, √5 rg। Highest point पे minimum velocity कितनी होगी, √rg। Horizontal position पे minimum velocity कितनी होगी, √3rg। क्लियर है। तो ये तीनों वेलोसिटी जो है, these are the minimum velocity required to complete the circle। एक यहाँ एक और फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं दोस्तों, कि मान लेते हैं कि ये रहा स्ट्रिंग, ये लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका टेंशन हो गया टीएल, और ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, इसका टेंशन हो गया टीएच। अब टीएच और टीएल ये दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट के टेंशन है। इन एक्सट्रीम पॉइंट के टेंशन का डिफरेंस जो होता है, एक्सट्रीम पॉइंट के टेंशन का डिफरेंस जो होता है वो होता है टीएल माइनस टीएच इक्वल टू 6 mg। इस लाइन को भी याद रखना है। एक्सट्रीम पॉइंट के टेंशन का डिफरेंस होता है टीएल माइनस टीएच इक्वल टू 6 mg। TL माइनस TH इक्वल टू 6 mg। ये एक्सट्रीम पॉइंट के टेंशन का इक्वेशन हो गया। क्लियर है गाइस। तो यहां तक होने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। वन सेकेंड।
हमने सर्कुलर वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट पार्ट इज द रोटेशनल मोशन। दोस्तों रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है? दिस इज मास एनालॉगी, मतलब जो मास को लीनियर मोशन में जो रोल मास का है ना, आप सिंपल रखो, लीनियर मोशन में जो रोल मास का है ना, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन पे है। क्लैरिटी आ गई है? अब यहाँ पर आप पॉइंट मास अगर है, जैसे ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा मास, पॉइंट मास दिया हुआ है और उसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो दोस्तों तुम सीधा फॉर्मूला यूज कर देना, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फॉर ए पॉइंट मास। किसके लिए हो गया दोस्तों? पॉइंट मास के लिए। ये क्लैरिटी रखना है। क्लियर? अगर मान लो एक सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल है, जैसे ये एम पार्टिकल M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो इसके सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बट देयर आर सब कंटिन्यूस सिस्टम, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, रॉड हो गया, इनके भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। जैसे माय डियर, अगर मैं रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाता हूँ, ये रही रिंग, और इसमें ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। दिस एक्सिस इज द सेंट्रल एक्सिस। क्लियर है? और इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो रिंग में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर, रिंग के केस में। दोस्तों ये साइड में लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूले याद रखिएगा। अगर यही एक्सिस कहाँ से पास हो रहा होता दोस्तों? रिंग के डायमीटर से पास हो रहा होता, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय टू। कितना होता है इसका फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर बाय टू। वही हमारा नेक्स्ट शेप कौन सा है? डिस्क। अगर ये रही डिस्क, डिस्क में भी अगर सेंट्रल एक्सिस है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय टू। और वो जो डायमीटर के अलोंग जाने वाला एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाय फोर। क्लियर है? देन उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं थिन रॉड की, किसकी बात करते हैं? थिन रॉड की। तो थिन रॉड के केस में क्या होता है? जैसे ये दिख रही है आपको रॉड, ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा थिन रॉड में, वो होगा एम एल स्क्वायर बाय 12। जो एक्सिस रॉड के एंड से पास हो रहा होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाय 3। जो एक्सिस थिन रॉड के लेंथ के अलोंग होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा थिन रॉड के अबाउट। अगर हम बात करते हैं किसकी? सॉलिड स्फीयर की। किसकी बात करेंगे? सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में जो सेंट्रल एक्सिस होगा, कौन सा एक्सिस होगा माय डियर? सेंट्रल एक्सिस होगा, जो कहां से पास हो रहा हो? सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा हो। कहां से पास हो रहा हो? सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 एम आर स्क्वायर। वही होलो स्फीयर के अंदर जो है, जो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा हो? सेंटर से पास हो रहा हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 एम आर स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले। मिनिमम बेसिक फॉर्मूले हैं जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास हो रहे हैं, वो हमें याद रखने हैं। क्लियर? देन उसके बाद एक और टर्म हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, वो है रेडियस ऑफ जायरेशन। दोस्तों रेडियस ऑफ जायरेशन टर्म जब भी मैं बोलूंगा, बेसिकली हम क्या करते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन में एक बॉडी को पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं और उसको उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके रखते हैं, और वो एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है जो उस बॉडी के अबाउट। आप इस सब को छोड़ो, जब भी रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो फॉर्मूला है I इक्वल टू एम के स्क्वायर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप साइज, कुछ भी हो। रेडियस ऑफ जायरेशन दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम के स्क्वायर। सिंपल बोलो, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है अंडर रूट ऑफ I बाय एम। मान लो आपको डिस्क का निकालना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr स्क्वायर बाय 2 है, तो I को पुट कर दो, mr स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय m, m से m कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? r बाय रूट 2। तो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू मिल गया। इस तरह से हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर? देन द नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है काइनेटिक एनर्जी, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2। मास का एनालॉगी क्या हो गया? आई। वी का एनालॉगी क्या हो गया हमारा? ओमेगा। क्लियर है? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर?
और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। और अगर हम बात करते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ बॉडी रोलिंग मोशन में है, उसके पास ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी है और उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? और आप इस आई को mk² रखें, ओमेगा को v/r रखें, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k² इस तरीके से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोलिंग का दोनों को ऐड कर देंगे तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर? देन उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी जो है यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, ये रहा हमारा एक इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है और ये यहाँ से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। जब ये रोल होके कहाँ आता है, इस बॉटम पे आता है, यहाँ आता है, तो इस बॉटम पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है √2gh, √2gh अपॉन 1 + k²/r²। याद रहे यहाँ पर ये बॉडी रोल होकर आई है, अगर यही स्लाइड होके आती तो आप लिख देते √2gh, ये क्या होके आई है, रोल होके आई है, दैट इज √2gh अपॉन 1 + k²/r²। डिराइव कैसे किया था, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई थी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। इन सेम वे आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो ए पॉइंट है, टॉप से लेके बॉटम पे आना है, तो इस केस में आपको इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। ये भी कहाँ से आया था, हमने यहाँ पे क्या किया, काइनेमेटिक की इक्वेशन लगाई, v² - u² = 2a s, और ये s को हमने लिख दिया था h/sin थीटा। वहां से ये फॉर्मूला आता है, सीधा याद रखेंगे और क्वेश्चन को उड़ाएंगे। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है टॉर्क। दोस्तों जैसे फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का रोटेशनल एनालॉजी क्या हो गया है यहाँ पे, टॉर्क। मास का रोटेशनल एनालॉजी क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन का रोटेशनल एनालॉजी क्या हो गया हमारा, अल्फा। याद हो गया, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दूसरा, जैसे फोर्स को हम लोग लिखते हैं dp/dt, तो यहाँ पे फोर्स का टॉर्क, और dp/dt की जगह लिखेंगे dl/dt, वेयर l इज द एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, आई इंटू ओमेगा। जैसे P = mv होता है, वैसे ही L = होता है आई इंटू ओमेगा। क्लियर हो गया है? तो टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया आई इंटू ओमेगा। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, यही बता देता हूँ, वो होता है वेक्टर फॉर्मेट में r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, और मैग्नीट्यूड में टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन अ सिमिलर वे एल वेक्टर का भी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, p मतलब लीनियर मोमेंटम, और अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो लिखेंगे mvr परपेंडिकुलर। अब चाहे तो mvr sin थीटा भी लिख सकते हैं और इधर rf sin थीटा भी लिख सकते हैं, मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया है, मतलब थीटा मतलब 90 डिग्री। क्लियर? देन उसके बाद दो थियरम्स है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों ही थ्योरम इसके लिए यूज होती है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। हमने फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले डेफिनेटली याद रखने हैं, बट अगर कोई एक्सिस, जैसे ये बॉडी है, इसके एक्सिस सेंटर ऑफ मास से तो पास हो ही रहा है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है। मान लो ये डिस्क होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कि mr²/2 है। पर अगर ये एक्सिस ये किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ओ पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे तो ये रहा आई नोट, तो दिस आई नोट इक्वल टू आई सी प्लस mh², where IC is moment of inertia about center of mass, m मतलब mass of body, h मतलब हो गया distance between the parallel axis। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये थियरम हमें याद रखनी है, डेट I = IC प्लस mh²। याद रहे ये थियरम कहाँ यूज करेंगे, जब एक्सिस कहाँ से पास नहीं हो रहा हो, जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा, किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। देन उसके बाद में एक और थियरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मान लीजिए ये एक्सिस जेड एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारे वाई एक्सिस।
एक्स वाई और जेड तीनों ही एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्स एंड वाई बॉडी के प्लेन के अंदर ही है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस केस में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, जो इन तीनों एक्सिस के बीच में रिलेशन निकाल देगा, दैट इज आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। याद रखें, जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई बॉडी के प्लेन के अंदर, तीनों एक्सिस कौन करंट है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, रिलेशन आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोस्तों, लीनियर मोमेंटम आपको पता हो, है ना? जब हमने वहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किया था तो बोला था नेट फोर्स जीरो होता है। इन अ सिमिलर वे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे नेट टॉर्क सिस्टम का क्या होना चाहिए, जीरो। जब सिस्टम का नेट टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, डेट इज I1 ओमेगा 1 इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा 2। यहाँ पर हम ओमेगा को 2 पाई n लिख सकते हैं यहाँ, और उससे भी हमें रिलेशन मिलेगा I1 N1 इक्वल टू I2 N2। तो याद रखना है ये कब यूज करना है, जब नेट टॉर्क जीरो होगा। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वो बैले डांसर वाले एग्जांपल है ना, हाथों को स्ट्रेच करते हैं तो ओमेगा कम हो जाएगा, क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो ओमेगा कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो ओमेगा बढ़ जाएगा। इन सिमिलर वे एक डिस्क रोटेट कर रही है, उसके ऊपर कुछ मास स्टिक हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो सिस्टम का ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम इस दूसरे चैप्टर के बारे में, जैसे मोस्टली हम फ्लूइड्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे उसके फॉर्मूले को। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।